साथियों, पीआईबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ और इंडियन इकोनॉमी के साइज के बारे में एक डेटा होता है। लेकिन ये डेटा दो अलग अलग टर्म्स के साथ आता है, दो अलग अलग प्रकार से आता है। एक का नाम है नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी का डेटा, और दूसरा डेटा आता है रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी का डेटा। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि सर, ये नॉमिनल और रियल का फर्क क्या है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्यों निकाली जाती हैं, और इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सी है देश की ग्रोथ या साइज को मापने के लिए? तो मैं कुश बैरागी करंट अफेयर्स अपडेटेड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लेक्चर नंबर 10 के अंदर आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस समझाता हूं। साथियों, राष्ट्रीय आय या जीडीपी निकालने के दो तरीके हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय या रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, दूसरा है मौद्रिक राष्ट्रीय आय या नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या मामला है, पूरी बातों को समझना। पहले मैं आपको मौद्रिक राष्ट्रीय आय या नॉमिनल नेशनल इनकम के बारे में बताता हूं। वास्तव में साथियों, जब भी एनएसओ के द्वारा भारत के अंदर नॉमिनल यानी मौद्रिक राष्ट्रीय आय या मौद्रिक जीडीपी निकाली जाएगी, तो पॉइंट समझना, मेथड वही है जो मैंने कल आपको बताया था। एक वर्ष के अंदर भौगोलिक सीमा में जो मैंने आपको मेथड बताई थी लास्ट क्लास में, वही मेथड यूज होगी। लेकिन जब आप किसी वस्तु के प्राइस को, किसी वस्तु या गुड्स के मूल्य को आप शामिल करोगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या नेशनल इनकम के अंतर्गत, तो पॉइंट समझना, मौद्रिक राष्ट्रीय आय या नॉमिनल नेशनल इनकम में किसी वस्तु के करंट प्राइस को या प्रचलित मूल्य को शामिल किया जाएगा। आपका प्रश्न यह होगा कि सर, आपने तो लास्ट क्लास में किसी वस्तु, किसी गुड्स के दो प्रकार के प्राइस बताए थे। एक है फैक्ट्री वाला प्राइस, जिसे अपन फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं, साधन लागत मूल्य कह रहे हैं, और वही वस्तु जब बाजार में जाती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो वो बन जाता है मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। सर, इन दोनों के अलावा ये कौन सी नई कहानी सामने आ गई? तो प्रचलित मूल्य या करंट प्राइस का मतलब है जिस साल हम देश की राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, जीडीपी निकाल रहे हैं, उसी साल बाजार में उस पेन का क्या प्राइस है, इसी प्राइस को हम प्रचलित मूल्य करंट प्राइस कहेंगे। नहीं समझ में आया ना? मैं समझाता हूं। मान के चलो, हम एक पेन का प्रोडक्शन करते हुए देखते हैं 2020 में, और मैं 2020 में जाकर एक पेन खरीदने मार्केट में जाता हूं। टैक्स वैक्स लगने के बाद, फैक्टर कॉस्ट लगने के बाद मुझे वो पेन 10 रुपए में मार्केट से मिलता है। तो पॉइंट समझना, 2020 में इस पेन का मार्केट प्राइस भी 10 रुपए है, और क्योंकि 2020 में मैंने इस कीमत पर, 10 रुपए की कीमत पर इस पेन को खरीदा, तो यही 10 रुपए मार्केट प्राइस के साथ साथ 2020 का क्या है, करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब उस साल में कौन सा मार्केट प्राइस चल रहा है। अभी कंफ्यूजन क्लियर होगा। जैसे ही अगले साल में फिर से मार्केट के अंदर पेन खरीदने गया, तो आप सभी को पता है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो टैक्स बढ़ा, महंगाई बढ़ी, पेन महंगा हुआ, और 2021 में मार्केट में मुझे ये पेन मिला 15 रुपए का। साथियों, 10 रुपए जो था वो भी मार्केट प्राइस था उस साल का, समझ पा रहे हैं? और ये 15 रुपए भी मार्केट प्राइस है टैक्स लगने के बाद। इन दोनों में अंतर यह है कि ये 10 रुपए 2020 का मार्केट प्राइस है और 15 रुपए 2021 का मार्केट प्राइस है। लेकिन ये बाजार मूल्य क्योंकि चेंज हुआ, उसे हम कह रहे हैं करंट प्राइस। अब साथियों, इस बदलते हुए बाजार मूल्य या बदलते हुए करंट प्राइस के आधार पर अगर आप जीडीपी निकालोगे, समझ रहे हैं बात को अपन? क्योंकि भैया, बदलता हुआ बाजार मूल्य महंगाई को समाहित करता है। पिछले साल की तुलना में अगर इस साल महंगाई बढ़ गई, तो हमारा करंट प्राइस बढ़ जाएगा। तो महंगाई को एडजस्ट करने वाले करंट प्राइस के आधार पर जब देश की जीडीपी या राष्ट्रीय निकाली जाएगी, उसी को हम नॉमिनल नेशनल इनकम या मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो सीधा सा आंसर, मौद्रिक राष्ट्रीय आय में लगातार महंगाई के प्रभाव को इंक्लूड किया जाता है। महंगाई के चलते वस्तु महंगी होगी, तो देश के अंदर जीडीपी, जीएनपी बढ़ती जाएगी। और शानदार सा आपको एग्जांपल देता हूं, बेसिक समझना। मान के चलो 10 पेन का उत्पादन होता है 2020 में, पेन की कीमत है 10 रुपए, तो देश की कुल जीडीपी है 100 रुपए। समझ पा रहे हैं? ये बात कर रहा हूं मैं 2020 की। मान के चलो 2021 में पेन की कीमत महंगी हुई, 10 पेन का उत्पादन उस साल भी हुआ, लेकिन पेन की वैल्यू हो चुकी है 15 रुपए, करंट प्राइस बढ़ चुका है, तो अब जीडीपी हो जाएगी भैया 150 रुपए। कहानी आती है आगे। 2022 में मान के चलो 10 ही पेन बने, पेन नहीं बढ़ रहे हैं, पेन उतने ही बन रहे हैं, प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन कीमत बढ़कर 20 रुपए हो गई, तो जीडीपी बढ़ जाएगी 200 रुपए। साथियों, आपको यहां पर एक ब्लंडर देखने मिल रहा है। ब्लंडर क्या है
कि तीनों साल में 2020, 2021, 2022, 23 के अंदर, क्योंकि देश के अंदर चाहे उत्पादन ना बढ़ रहा हो लेकिन केवल कीमतें बढ़ रही हैं। यदि वस्तु की महंगाई बढ़े और देश के अंदर केवल कीमतें बढ़े तो भी आपको ये नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए प्रतीत होगी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो भैया करंट प्राइस को इंक्लूड करती है अपने काउंटेशन मेथड के अंदर। मैं आपको बार बार ये बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आपको देखने मिल रहा है इन तीनों सालों में प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ना तो उत्पादन बढ़ा ना रोजगार बढ़ा, देश का कोई फायदा नहीं हुआ, केवल महंगाई के चलते पेन का प्राइस बढ़ा। तो आपने क्या बोल दिया कि देखो भाई और बहनों, हमारा तो देश ग्रो कर रहा है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और हमारी जीडीपी पहले 100 हुआ करती थी, फिर 150 हुई, अब भाई और बहनों हमारी जीडीपी हो चुकी है 200 रुपए। अरे भैया इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ बरगलाने के डेटा हैं। 200 रुपए जीडीपी देखकर खुश मत हो जाना या बढ़ता देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि जीडीपी क्यों बढ़ी? क्योंकि देश के अंदर महंगाई बढ़ी। क्या उत्पादन बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या रोजगार बढ़ा? नहीं बढ़ा। इसी कारण यूपीएससी को मैं इसमें क्वेश्चन पूछना पड़ा कि पिछले 10 सालों में देश की जीडीपी तो बढ़ी है लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ को दर्शा रही है, रोजगार विहीन समृद्धि को दर्शा रही है, ऐसा क्यों भैया? तो आप आंसर दे सकते हो कि असल में हम जीडीपी ग्रोथ मापने के लिए नॉमिनल जीडीपी को मेनली अपना सहारा के रूप में मान रहे हैं, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। आशा करता हूं कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि नॉमिनल जीडीपी तब भी बढ़ जाती जब उत्पादन नहीं बढ़ता। असल में होना क्या चाहिए? जब प्रोडक्शन बढ़े तब जीडीपी बढ़े, लेकिन यहां तो महंगाई बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है, करंट प्राइस बढ़ता है, तो भी आपको नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ती देखने मिलती है। और यही कारण है कि भैया ये जीडीपी मापन की, राष्ट्रीय आय के मापन की अच्छी मेथड नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके अंदर कमजोरी थी। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा हम कुछ नई टेक्निक डेवलप करते हैं देश की नेशनल इनकम को निकालने के लिए। अब देश में जब उत्पादन बढ़ेगा तो ही जीडीपी बढ़े, ऐसा कुछ फॉर्मेट अपनाओ, महंगाई का मामला यहां पर नहीं होना चाहिए। तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने मिल रहा है, उसका नाम है रियल नेशनल इनकम या वास्तविक राष्ट्रीय आय। वन शॉट आप मामला याद रखो कि वास्तविक राष्ट्रीय आय तभी बढ़ेगी जब देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। जब तक 10 पेन जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है वो 12 पेन या 15 पेन नहीं होंगे, तब तक देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, चाहे पेन की कीमत आसमान ही क्यों ना छू जाए। अब मामले को समझना, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रियल नेशनल इनकम निकाली कैसे जाएगी जिससे हमको उत्पादन स्तर का एग्जैक्ट पता चल पाए। प्रोडक्शन को मापने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि एक काम हम करते हैं कि हम देश के अंदर एक कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, उसका नाम है बेस ईयर। साथियों, बेस ईयर को हिंदी में कहा जाता है आधार वर्ष की संकल्पना। और आधार वर्ष का मतलब क्या, एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। आपके सामने यहां पर आपको 4 साल देखने मिल रहे हैं। 2020 में किसी पेन का मूल्य था 10 रुपए, फिर हुआ 15 रुपए, फिर हुआ 20 रुपए और फिर हो गया 30 रुपए। अगर हम हर साल बदलते हुए प्राइस को ऐड करेंगे तो हम मौद्रिक राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमने तय किया कि भैया ये 2020 को हम बेस ईयर घोषित करते हैं। और साथियों, जो साल बेस ईयर या आधार वर्ष के रूप में चयन किया जाता है, उस समय किसी वस्तु का जो मूल्य होता है वही मूल्य नियत मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है, या उसी को स्थिर कीमत मान लिया जाता है। जैसे अगर मैंने 2020 को तय कर दिया तो इस मार्कर की कीमत 2020 में 10 रुपए थी, तो अब चाहे आने वाले सालों में पेन 10 लाख का हो जाए, 10 रुपए का हो जाए, 15 रुपए का हो जाए, 20 का हो जाए, 5 का हो जाए, लेकिन बेस ईयर में जो प्राइस तय हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, उसी के आधार पर हम जीडीपी या जीएनपी या नेशनल इनकम निकालेंगे। हर साल बदलते हुए कीमत को हम शामिल नहीं करेंगे। अब एग्जांपल समझना, इसका फायदा क्या होगा। जैसे मान के चलो 2020 में अगर हमने 10 पेन बनाए, एक पेन की कीमत है 10 रुपए, तो 2020 में देश की जीडीपी है 100 रुपए। समझ पा रहे हो? अब कहानी कहां चेंज हुई? जब 2021 में हमने 10 ही पेन बनाए, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन बाजार के अंदर जो कीमत है पेन की वो कितनी हो गई? 15 रुपए। मैंने भी आपको क्या बताया, नॉमिनल नेशनल इनकम में किसी वस्तु की वर्तमान में बढ़ती हुई कीमत को शामिल करेंगे, लेकिन अगर हमको रियल नेशनल इनकम निकालना है तो 2020 जो कि बेस ईयर है और उसमें पेन का जो निश्चित मूल्य या कांस्टेंट प्राइस हमने तय कर दिया, उसी कीमत को यहां पर हम लिखेंगे। तो देखो साथियों, 2021 में भी देश की जीडीपी कितनी होगी? 100 रुपए। जीडीपी नहीं बढ़ी क्योंकि देश का उत्पादन नहीं बढ़ा। समझ पा रहे हैं? मान के चलो 2022 के अंदर वापस से देश में 10 ही पेन का प्रोडक्शन होता है और पेन की मार्केट कीमत हो जाती है 20 रुपए।
हम 20 रुपए शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम रियल नेशनल इनकम निकाल रहे हैं और रियल नेशनल इनकम के अंतर्गत आधार वर्ष की वस्तु की कीमत को ही शामिल किया जाता है। और वो कितनी है भैया? 10 रुपए। साथियों यहां भी यानी तीसरे वर्ष भी देश की जीडीपी सो ही है, इसमें वृद्धि नहीं हुई। अगर मामला आगे बढ़े, 2023 में हमारे देश में 15 पेन का प्रोडक्शन हो और एक पेन की कीमत कांस्टेंट वाली कितनी है भैया? 10 रुपए, तब जाके हमारे देश की जीडीपी 150 होगी। मतलब देश की जीडीपी तभी बढ़ेगी जब देश का उत्पादन बढ़ेगा। यदि उत्पादन समान है, प्रोडक्शन समान है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो ये रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, रियल जीडीपी देश का शानदार कॉन्सेप्ट है। ये तभी बढ़ेगा जब देश में रोजगार बढ़ेंगे, जब देश में असल डेवलपमेंट या ग्रोथ आएगा। जबकि नॉमिनल तो भैया महंगाई के चलते भी बढ़ते जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि प्रचलित मूल्य करंट प्राइस के आधार पर मौद्रिक राष्ट्रीय आय और लगातार बढ़ने वाले मूल्य नहीं, एक स्थिर या कांस्टेंट प्राइस के आधार पर रियल जीडीपी, क्योंकि यही देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ की सटीक आपको गणना दर्शाती है। यहां पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि सर क्या अभी नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों के डेटा अवेलेबल हैं क्या? बोर्ड पर देखिए, अगर यहां पर आपको लगभग 350 लाख करोड़ जो डेटा आपको देखने मिल रहा है, वास्तव में वो भारत की नॉमिनल जीडीपी को शो करता है, क्योंकि 350 लाख करोड़ के अंदर देश के अंदर महंगाई को भी शामिल किया गया है। अगर हम किसी आधार वर्ष के आधार पर कीमत निकालेंगे तो पक्की बात है, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले वस्तु सस्ती थी, तो जो रियल जीडीपी होगी उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी, उसका साइज कम हो जाएगा। और यहां पर आप देखो 201 लाख करोड़, लगभग 200 लाख करोड़ आपको रियल जीडीपी के डेटा भी देखने मिलेंगे। तो रियल जीडीपी कितनी है? 200 लाख करोड़ के आसपास। लगभग 350 लाख करोड़ के आसपास आपको नॉमिनल जीडीपी, आपको वाई से वर्षा यहां पर डेटा देखने मिल रहा है। मैं आशा करता हूं आपको नॉमिनल रियल का एक फर्क समझ में आया होगा कैलकुलेशन मेथड के आधार पर। साथियों ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स अपडेटेड के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना है। इंडियन इकोनॉमी की एक शानदार सीरीज चल रही है, रोज एक टाइम फिक्स्ड है, आपको आना है, कमेंट सेशन में कमेंट करना है और पूरे के पूरे सेशन का लाभ उठाना है। ना केवल इकोनॉमी बल्कि एक एप्लीकेशन हमारा आप डाउनलोड कीजिए, उसका नाम है देवाशीष क्लासेस, जहां पर आपको मल्टीपल क्लासेस देखने मिलेंगी। कूपन कोड डला हुआ है, कूपन कोड को अप्लाई करके जल्दी से जुड़ जाइए देवाशीष क्लासेस और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों मैंने एक और प्लानिंग करी है कि मैं रोज आपको अपने सेशन के बाद अभी तक जो पढ़ा दिया है उसमें से कुछ पीवाईक्यू या क्वेश्चंस देके जाऊंगा। आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर डालना है। एक दिन के बाद में मैं कमेंट बॉक्स में सही आंसर पिन कर दिया करूंगा, ताकि आप चेक कर पाओगे सारा मामला। तो कल मैंने आपको जीडीपी जीएनपी पढ़ाया था, तो प्रश्न देखिए, जीडीपी और जीएनपी में अंतर किसके कारण हो सकता है? द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी इज ड्यू टू, कौन सा ऐसा बेसिस है जीएनपी को अलग अलग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा आपको देखने मिल रहा है मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। तीसरा देखने मिल रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, विदेश से शुद्ध आय जो प्राप्त हो रही है। या डी देखने मिल रहा है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर अपने नाम सहित मेंशन कर दीजिए। मैं जरूर आपके आंसर को देखूंगा और सही आंसर को पिन करूंगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, यदि किसी देश का जीएनपी उस देश की जीडीपी से कम है, टिपिकल क्वेश्चन है भैया, तो इसका क्या अर्थ है? इफ द जीएनपी ऑफ अ कंट्री इज लेस देन अ जीडीपी, इसका क्या मतलब माना जाए? अच्छा प्रश्न है, सोच के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, देश में आय की असमानता, इनकम की इनइक्वालिटी अधिक है। दूसरा है विदेशी कंपनियां देश में अधिक आय अर्जित कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज आर अर्निंग मोर इनकम इन द कंट्री। अगला है निर्यात आय से अधिक है, एक्सपोर्ट इनकम इज हाई। घरेलू बचत अधिक है, डोमेस्टिक सेविंग आर हाई। आपको इन चारों में से सोच समझकर आंसर देना है और भैया ऐसे आंसर देना है कि अब तो आपको लगभग सारे एग्जाम में माइनस मार्किंग फेस करनी पड़ रही है, तो गलती से भी गलत नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो जल्दी से जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और हमारे देवाशीष क्लास नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपके सामने कॉम्बो ऑफर दिया गया है, जहां पर आपको ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, मेरे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के सेशन मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, पीवाईक्यू के साथ साथ कई सारी टेस्ट की चीजें आपको मिलेंगी। तो भैया कॉम्बो ऑफर ज्वाइन कीजिए, कूपन कोड दिया हुआ है और जुड़ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और सही आंसर पिन में कमेंट करवाऊंगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद। धन्यवाद।